दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपसे वादा किया था, मैंने एक स्लाइड दिखाया था, एक पैसेज दिया था आपको अनुवाद करने के लिए 8.5 लाइनों का। और आगे से ऐसा ही करूँगा, एक दिन एक पैसेज दे दिया करूँगा, उस पर आप मंथन करेंगे और फिर हम उसको अगले सत्र में हल करेंगे या उसकी चर्चा करेंगे। दरअसल मेरे एक मित्र हैं उत्तर प्रदेश के, श्री रजनीश मिश्र जी। तो रजनीश जी को इस तरह के सत्र बहुत अच्छे लगते हैं और उन्होंने ही मुझे सलाह दिया कि हम इस तरह का सत्र करें कि एक दिन प्रश्न भेज दें और दूसरे दिन उसका हल करें। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम वह स्लाइड देखें जो मैंने आपको कल दिया था और उसके बाद एक एक पैसेज पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब हम ये पहले वाक्य पर चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है स्पोर्ट्समैनशिप। ये शिप का मतलब तो ऐसे जहाज होता है, लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप, इसके लिए उपयुक्त शब्द अगर ढूंढने जाएं तो बड़ी कठिनाई होती है। तो इसके लिए हम यहाँ भावानुवाद करते हैं और भावानुवाद में हमें सबसे अच्छा जो इसके लिए उपयुक्त शब्द मिल रहा है वह शब्द है स्पोर्ट्समैनशिप। के लिए हम खेल भावना का प्रयोग करते हैं। तो स्पोर्ट्समैनशिप डज नॉट मीन का मतलब होता है, का अर्थ यह नहीं है। तो देखिए, यहाँ अर्थ केवल, केवल हमने क्यों लिया? वनली के लिए। तो स्पोर्ट्समैनशिप का केवल अर्थ केवल। अब यहाँ देखिए, टेकिंग पार्ट का मतलब होता है हिस्सा लेना इन स्पोर्ट्स एंड प्लेइंग द गेम। अब ये देखिए, स्पोर्ट्स एंड प्लेइंग द गेम लगभग समान है, लेकिन हमें उपयुक्त हिंदी लिखनी पड़ेगी ना। तो इन कन्फॉर्मिटी, कन्फॉर्मिटी होती है एक रूपता या समरूपता विद द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब यहाँ बना हुआ होता है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं। बट ऑल्सो प्लेइंग द गेम ऑफ लाइफ। गेम ऑफ लाइफ मतलब जीवन का खेल। इन द स्पिरिट, यहाँ देखिए प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया गया है। इन द स्पिरिट, इम्बाइब्ड का मतलब होता है आत्मसात करना, ऑन द प्लेइंग फील्ड। अब इसको समग्र रूप से अगर लिखते हैं तो इसका आप इस तरह से लिख सकते हैं, खेल भावना का अर्थ केवल निर्धारित नियमों के अनुरूप खेलों में भाग लेना और खेलना नहीं है, या नहीं छूट गया है। तो यहाँ हो गया कि खेल भावना का अर्थ केवल निर्धारित नियमों के अनुरूप खेलों में भाग लेना, पार्टिसिपेट ऊपर लिखा हुआ है, और खेलना नहीं है। वही वही नॉट ओनली बट ऑल्सो है। नॉट ओनली, यहाँ देखिए नॉट है, नॉट के साथ ओनली जरूरी नहीं लगा हो, इसके बाद यहाँ बट ऑल्सो आया है। तो बट ऑल्सो के लिए बल्कि का प्रयोग ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो खेल के मैदान में, अब यहाँ देखिए दो तरह से हमने प्रयोग किया है। खेल के मैदान में आत्मसात किए हुए गुणों लिख सकते हैं या फिर सीखे हुए गुणों। तो आत्मसात से बेहतर मुझे ये सीखे हुए गुण, क्योंकि खेल के मैदान में आत्मसात क्या करेंगे, आप सीखते ही हैं। तो सीखे हुए गुणों के अनुसार जीवन का खेल खेलना है। अब ये जो जीवन का खेल खेलना न लिख करके यहाँ जीना लिख देंगे तब भी एक खेल हो जाएगा। जीवन एक खेल है। इस तरह से इस वाक्य का अनुवाद पूरा होता है। अब आते हैं दूसरे वाक्य में। अब यहाँ देखिए, ए ट्रू स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन को हम फिर खिलाड़ी लिखेंगे। ये जो ए लिखा हुआ है, चूँकि हिंदी का प्रचलन है, मैंने आपको बताया है कि ये ए का अनुवाद नहीं होगा। तो यहाँ एक सच्चा खिलाड़ी न लिख करके सच्चा खिलाड़ी माना जाएगा कि एक ही है, क्योंकि यहाँ खिलाड़ियों करते तब बहुवचन होता। तो ए ट्रू स्पोर्ट्समैन इज़ द वन, मतलब सच्चा खिलाड़ी इज़ द वन के लिए हम लिखे हैं वह है। उसके बाद आया हु का मतलब जो है। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व का मतलब यहाँ हम अनुसरण लिखेंगे। ठीक है, अनुसरण ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑब्जर्व्स ऑल दिस रूल्स इन लाइफ। तो इसका अनुवाद जाएगा, सच्चा खिलाड़ी वह है जो जीवन में उन समस्त गुणों का अनुसरण करता है। यहाँ तक हो गया। विच का मतलब हो गया जो। ही हैज़ बिन टॉट टू ऑब्जर्व इन गेम। अब देखिए, यहाँ टॉट टू ऑब्जर्व, जो अनुसरण करना सिखाया गया है खेलों में। तो यहाँ क्या होगा, जो उसे खेलों में अनुसरण करना सिखाया गया है या फिर जो उसने खेलों में अनुसरण करना सीखा है। इस तरह से इन दोनों वाक्यों का अनुवाद पूरा होता है। चलिए अब हम तीसरे वाक्य की बात करें। तीसरे वाक्य में देखिए, यहाँ एक शब्द है फेयरनेस। आप लोगों ने फेयर एंड लवली का प्रयोग तो देखा ही होगा। तो वो फेयर एंड लवली वाला फेयरनेस नहीं है। जैसे मेरे पास में बैठे हुए हैं बालक, ये गोरे हैं, तो मैं इन्हें फेयर या फेयरनेस नहीं कहूँगा। इस फेयरनेस का मतलब क्या होना चाहिए, आप लोगों से मैंने कल ही कहा था, आप लोग दिमाग दौड़ाएं, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है?
ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी होता है। इंटीग्रिटी अखंडता है, ये इंटीग्रिटी हमारे संविधान में भी ये शब्द आया है। ओपननेस ऑफ हार्ट, दिल का खुलापन। एंड फ्रैंकनेस, अब देखिए जिसका दिल खुला होगा, खुले दिल वाला बोलते हैं ना, या बड़े दिल वाला, फ्रैंकनेस भी उसी तरह से आता है, लेकिन यहाँ फ्रैंकनेस को हम स्पष्टता लिखेंगे। तो ये डैश किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ तक वाक्य का खंड अलग हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे। फेयरनेस के लिए हम निष्पक्षता का प्रयोग करेंगे, ऑनेस्टी के लिए ईमानदारी, इंटीग्रिटी के लिए अखंडता और दिल का खुलापन, और इसके बाद फ्रैंकनेस के लिए हम स्पष्टता लेते हैं। दीज आर द क्वालिटीज़, मतलब दीज का मतलब ये ऐसे गुण हैं, यहाँ आर के साथ में हम ऐसे का प्रयोग करेंगे, ये ऐसे गुण हैं, तो यहाँ ए छुप जाता है। ऐसे गुण हैं जो खिलाड़ी द्वारा क्या जीवन में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इसको आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, जो खिलाड़ी के जीवन में प्रदर्शित होना चाहिए। इस तरह से ये तीसरे वाक्य का आपने अनुवाद देखा, और इसी तरह से हम अगले चरण में बढ़ते हैं। अब इस वाक्य में देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, वन शुड नॉट। अब ये जो वाक्य है वन शुड नॉट के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? वन का मतलब होता है कोई, शुड नॉट नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई के बदले इसके लिए उपयुक्त शब्द हमें होगा व्यक्ति। उसके बाद प्रैक्टिस डिसेप्शन। अब ये देखिए, प्रैक्टिस का मतलब तो आता है अभ्यास करना, और डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस डिसेप्शन लिखना चाहेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं कि वन मतलब एक व्यक्ति को या एक को धोखा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। गूगल ट्रांसलेट आपको ऐसे दिखाएगा। इसके लिए सही जो तरीका होगा वो ये होगा, व्यक्ति को धोखेबाज नहीं होना चाहिए, या फिर और आप करना चाहते हैं तो इसमें लिख सकते हैं, व्यक्ति को धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ एक चीज़ और देखिए, डिसेप्शन एक शब्द है, और ये जो है ब्लफ शब्द है, ब्लफ है, और उसके बाद यहाँ है चीट है। ब्लफ और चीट का हिंदी में मतलब एक ही होता है, धोखा देना। लेकिन अब चूंकि यहाँ वाक्य ऐसा आ गया है तो हमें फिर कुछ ना कुछ उपाय करना होगा, तो हम यहाँ यही लिखेंगे, व्यक्ति को धोखेबाज नहीं होना चाहिए, या व्यक्ति को धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। झांसा हम ले लेते हैं ब्लफ के लिए। ब्लफ मास्टर बोलते हैं ना, झांसा देना, जैसे आपको 10 रुपये दिखा के 1 रुपया दिया, तो झांसा नहीं देना चाहिए। तथा अब यहाँ चीट का मतलब होता है ठगना, तो दूसरों को ठगना नहीं चाहिए। इस तरह से ये वाक्य हम पूरा कर सकते हैं। अब हम इस अंतिम वाक्य पर चलते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ ए स्पोर्ट्समैन। ए के लिए हम एक खिलाड़ी नहीं लिख करके सिर्फ खिलाड़ी लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी की प्रकृति ऐसी है। नेवर टेक्स ड्यू एडवांटेज ऑफ द वीकनेस ऑफ हिज एडवर्सरी। ये जो एडवर्सरी है, एडवर्सरी के लिए सही शब्द यहाँ होता है प्रतिद्वंदी। तो इसका मतलब आप कोई ये भी लिख सकते हैं, एक खिलाड़ी को, नहीं, ज़रूरत नहीं है, एक लिखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ आप लिखिए खिलाड़ी को। नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं, तो नहीं कभी भी के साथ में नहीं प्रयोग करके इसको बाद में क्रिया के बाद प्रयोग करेंगे। तो खिलाड़ी को कभी भी अपने प्रतिद्वंदी, एडवर्सरी को प्रतिद्वंदी की कमियों का लाभ, ड्यू एडवांटेज ऑफ द वीकनेस, तो वीकनेस मतलब कमी हो गया, और ड्यू एडवांटेज को हम लाभ कहेंगे, तो कमियों का लाभ नहीं उठाना चाहिए। अब यहाँ नॉर जो शब्द है, नीदर नॉर का प्रयोग होता है, लेकिन नीदर तो शब्द लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर लिखा है तो हम उसको उसी तरह से, यहाँ देखिए नॉर को कुछ लोग न ही लिखते हैं, कुछ लोग ना ही लिखते हैं, दोनों चल जाता है। ना ही तो हम साथ में लिखेंगे, ना ही तो नियम विरुद्ध वार करनी चाहिए। अब ये देखिए जो हिट बिलो द बेल्ट, हिट बिलो द बेल्ट कई जगह अलग अलग अर्थ होता है। जैसे कहीं पेट पे लात मारना भी कह लेंगे, कहीं कमर के नीचे लात मारना। लेकिन जब आप प्रतिद्वंदी है, मान लीजिए पढ़ाई में प्रतिद्वंदी है, तो किसी के कमर के नीचे या बेल्ट के नीचे क्या लात मारेंगे? तो यहाँ इसको बेहतर होगा आप लिखें, नियम विरुद्ध वार नहीं करनी चाहिए, या आचरण लिख सकते हैं। इस तरह से ये पूरा वाक्य आपका पूरा होता है।